हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। एमसीक्यूज वाली जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी में आज हम नेक्स्ट क्लास को लेके आए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है, राजा राम मोहन राय को 1828 में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। तो कौन सा इसमें से सही है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है न तो एक न ही दो। कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। ये एकदम सही है। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था। 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में। दूसरा स्टेटमेंट है, राजा राम मोहन राय को 1828 में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्हें राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। अकबर द्वितीय के द्वारा। और ये उपाधि इन्हें दी गई थी 1831 में। कब दी गई थी। 1831 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों की वजह से ही विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। केवल एक जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल एक सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सर्वाधिक तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है। हमारे शरीर में सर्वाधिक तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन ए। दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी। तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा हो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में सर्वाधिक तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है। तो विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो हमें फ्री में ही मिलता है। कहाँ से मिलता है, धूप से मिलता है। और सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन डी सबसे तेजी से बनने वाला, यानी धूप में हमें कौन से विटामिन की प्राप्ति होती है, धूप से। तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आय और उपभोग आपस में कैसे संबंधित है। आय और उपभोग आपस में किस प्रकार से संबंधित है। ऑप्शन ए देख लीजिए, सीधे संबंधित है। ऑप्शन बी आंशिक रूप से संबंधित है। ऑप्शन सी है विपरीत रूप से संबंधित है। या ऑप्शन डी असंबंधित है, यानी इनका कोई संबंध ही नहीं है। देखिए, जितनी हमारी आय होगी उतना ही हम उपभोग करेंगे। अगर आय कम होगी तो उपभोग भी कम करेंगे, आय अधिक होगी तो उपभोग भी ज़्यादा करेंगे। तो आय और उपभोग का सीधा सीधा संबंध है। तो ये सीधे रूप से संबंधित है। अगर आय हमें प्राप्ति नहीं होगी तो हम उपभोग कैसे करेंगे। तो आय और उपभोग का एकदम सीधा सा संबंध है। जितनी अधिक ज़्यादा आय होगी उतना ही ज़्यादा हम जो है उपभोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक दूसरे से सीधे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो घटनाएं दी गई हैं हमें इनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद में कौन सी हुई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले दिया गया है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। दूसरा है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1916 में। कांग्रेस का पुनर्मिलन, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और कांग्रेस गर्म दल और नरम दल दो भागों में बंट गई थी। और इनका पुनर्मिलन कब होता है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 में, अगस्त 1920 में। कब होती है, अगस्त 1920 में। कांग्रेस का पुनर्मिलन
ये होता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कब होता है? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था और इसी में कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था। चौथा है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, तो ये होता है दिसंबर 1920 में। कब होगा? दिसंबर 1920 में। तो सबसे पहले कौन सा होता है? सबसे पहला 1916 में कौन सा हुआ था? कांग्रेस का पुनर्मिलन। तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा। तो इसमें ये वाला और ये वाला तो हो ही नहीं सकता, दोनों कट गए, 3 पहले आएगा, तो इन दोनों में से आंसर होगा। उसके बाद में क्या होता है? तीसरे के बाद में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 3 के बाद में 1। उसके बाद में आता है लखनऊ अधिवेशन। ये कब होता है? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 में, यानी 1 नंबर पहले। 3, 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 सबसे लास्ट में आएगा। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। तो 3, 1, 2, 4 डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका हुआ था कांग्रेस का पुनर्मिलन। इन चारों में से आपको बताना है। तो सबसे पहले कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 में हुई थी और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है एथलीट फुट टीनिया पेडिस जिसे कहते हैं, आमतौर पर पैर की उंगलियों के बीच में शुरू होता है। कौन सा रोग है? एथलीट फुट, यानी कौन सा हो जाएगा? टीनिया पेडिस। एथलीट फुट एक बीमारी है जो निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन देख लीजिए, बैक्टीरिया की वजह से, प्रोटोजोन की वजह से, ऑप्शन सी है नेमाटोड की वजह से, या ऑप्शन डी फंगस की वजह से। आमतौर पर गिल्ले मोजे वगैरह पहनने की वजह से ये जो है हो जाता है। जिस तरह से खाज खुजली हो जाती है उसी तरह का ये रोग है। और किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है। कौन सा रोग है? एथलीट फुट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। जिस तरह से दांत खाज खुजली हो जाते हैं उसी तरह से एथलीट फुट, जैसे मैंने बताया कि गीले मोजे वगैरह पहनने की वजह से, नमी की वजह से पैर की उंगलियों के बीच में ये फंगस हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय उत्पादन की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को क्या करना चाहिए? किस लिए? राष्ट्रीय उत्पादन की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए। पहला है जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना चाहिए। उसके बाद में है निवेश की दर और पूंजी उत्पादन अनुपात में वृद्धि करना चाहिए। तीसरा है विदेशी पूंजी उधार लेना चाहिए। और चौथा है डी बचत की दर को बढ़ाना चाहिए। तो इन चारों में से क्या इसका सही आंसर होगा? इन चारों में से हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे राष्ट्रीय उत्पादन की उच्च वृद्धि दर प्राप्त हो सके? तो इसके लिए पहला देखिए, जनसंख्या की वृद्धि को कम करना चाहिए। तो ये तो कोई सटीक आंसर नहीं है। निवेश की दर जो दर है उसमें वृद्धि करनी चाहिए और पूंजी उत्पादन के अनुपात में भी वृद्धि करनी चाहिए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निवेश में वृद्धि और पूंजी उत्पादन अनुपात में वृद्धि करने से हमें राष्ट्रीय उत्पादन की उच्च वृद्धि दर प्राप्त हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निवेश में वृद्धि की जाए तथा पूंजी उत्पादन अनुपात में वृद्धि की जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन शामिल है? संचित निधि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया है और संविधान के अनुच्छेद 267 इसमें किसके बारे में बताया गया है? आकस्मिक निधि के बारे में। कौन सी निधि हो जाएगी? आकस्मिक निधि के बारे में 267 में और 266 में बताया गया है संचित निधि के बारे में। पहला है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को देय पेंशन। संचित निधि से किन किन को पेंशन दी जाती है? यानी संचित निधि पर भारित व्यय कहाँ कहाँ से खर्चे, कौन कौन से खर्चे हैं जो संचित निधि से किए जाते हैं? तो पहला है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को देय पेंशन। दूसरा है ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है।
तीसरा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को देय वेतन और भत्ते और पेंशन। इन तीनों में से कौन से खर्चे हैं जो संचित निधि से किए जाते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों ही। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए शाबाश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 266 में संचित निधि के बारे में और संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। क्लियर है? तो इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसमें तीनों ही इसका सही आंसर होंगे। तीनों के ये जो तीनों खर्च है ये कहां से किए जाते हैं? संचित निधि से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 यानी तीनों ही सही है। संचित निधि में कितने धन का प्रावधान किया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 500 करोड़ के धन का प्रावधान किया गया है। कौन से संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तरफ हमें राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, तो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देख लीजिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में एकदम सही है। कहाँ पे है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान? तो ये हरियाणा में है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ये गलत हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में एकदम सही है। और चौथा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये भी एकदम सही है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। बाकी तीनों के तीनों सही है। पहला सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में कहाँ पे है? राजस्थान की सवाई माधोपुर शहर के अंदर है। कौन से शहर में हो जाएगा? सवाई माधोपुर शहर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, भारत की लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। और दूसरा है, भारत के कांकरिया झील का निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के कारण हुआ था। कौन सा इसमें सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 न ही 2। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? पहला है, भारत की लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। लोनार झील कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बुल्ढाना नामक जगह पे कौन सी झील है? भारत की लोनार झील है। और इसका निर्माण कहाँ पे कैसे हुआ था? वैज्ञानिकों के अनुसार इसका निर्माण पृथ्वी से एक उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। और इस झील के पानी का रंग कैसा है? गुलाबी। दूसरा है, भारत के कांकरिया झील का निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के कारण हुआ था। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टेक्टोनिक झीलें हैं और ये पृथ्वी की पपड़ी के विरूपण और परिणामी पार्श्व और ऊर्ध्वाधर गतियों के परिणाम स्वरूप बनने वाली झीलें हैं। अगर हम विवर्तनिक झील का वर्णन करें की बात करें तो कौन सी झील हो जाएगी? जो वुल्लर झील है। कौन सी झील हो जाएगी? वुल्लर झील। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की वुल्लर झील का अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार की झील है? विवर्तनिक झील है। लेकिन कांकरिया झील ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में। गुजरात में है कांकरिया झील। दूसरा स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कांकरिया झील गुजरात के अहमदाबाद में है।
और लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लोनार झील इन दिनों में पिछले 2 साल से काफ़ी चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 1-2 बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम के लिए भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये जो लोक नृत्य दिए गए हैं उनमें से कौन से लोक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पहला है नौटंकी, दूसरा है रामलीला, तीसरा है चक्री और चौथा है चैपलिन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 या ये सभी। पहला देख लीजिए नौटंकी, ये तो होगा ही, उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी रोजाना नौटंकी चलती रहती है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा। रासलीला, ये तो होगा ही उत्तर प्रदेश से। रासलीला कहाँ पे रची थी कृष्णा जी ने? यूपी में। और चक्री ये कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। और चैपलिन ये भी कहाँ से संबंधित है? ये है यूपी से। तो ये तीनों यूपी से संबंधित है, 1 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चक्री कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। और राजस्थान वाले आजकल काफ़ी चक्री खा रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे ज़िले और बन गए हैं। पहले ही उनके लिए पढ़ना मुश्किल हो रहा था, ज़िलों को याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बहुत ही मुश्किल से उन्होंने उन ज़िलों को याद किया था और अब उनकी संख्या और भी बढ़ा दी गई है, तो उतना ही फिर से उन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो चक्री कहाँ से संबंधित है? चक्री राजस्थान से संबंधित है। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीसीएस के एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी जो भी एग्जाम आप 2023 में अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो भी स्टूडेंट 2023 में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।